हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार देश भर की और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता रहता है। देश में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद जो कुछ तब्दीलियां आई वो आपके सामने हैं। आर्टिकल 370 हटा, 35A हटा और साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया। अभी तक वहां नॉर्मल हालात उस तरह से नहीं है जैसा कि सरकार को शायद उम्मीद थी। स्टेटहुड वापस होगी, कब होगी, क्या होगा, ये बीच बीच में बहस होती है, लेकिन उस पर अभी कहीं कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। अब तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद किसान आंदोलन में फंसने के बाद अपनी जान बचाने में लगी हुई है। अब प्रायोरिटीज ऐसा लगता है कि बदल गई। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर वहां से अलग होने वाले लद्दाख इलाके में, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी अलग बनाया गया था, वहां क्या कुछ सूरत हाल है, उसके बारे में हम आपको बीच बीच में कई खबरें और इंटरव्यू देते रहे हैं। शुरुआत में एक तरफ लद्दाख का जो ले एरिया है वहां सेलिब्रेट किया गया आर्टिकल 370 हटने और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। करगिल में उसकी मुखालिफत होती रही। बाद में दोनों तरफ के लोग मिल गए और अब स्टेटहुड की मांग करते हैं। लेकिन इस बीच में एक और वाकया हुआ है, वो ये कि वहां उर्दू जबान जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से रही है आर्टिकल 370 हटने से पहले और यूनियन टेरिटरी बनने से पहले, अब उर्दू जबान को, वहां की कल्चर को कमजोर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। उसमें जो हालिया एक वाकया हुआ है वो ये कि वहां का जो प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सब उर्दू में है और वहां उर्दू नोइंग नायब तहसीलदार और पटवारी का होना जरूरी था। अभी हाल ही में जो कुछ सरकारी तौर पर फैसला लिया गया है उसके बाद ये बताया गया है कि उर्दू का जानना जरूरी नहीं है। यानी फिक्र इस बात की नहीं है कि वो काम ठीक से कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, लेकिन उर्दू जबान से, उस खास कल्चर से नफरत जाहिर करना इसका मकसद नजर आ रहा है। इस पर तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जो इस वक्त करगिल में है। वहां इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं -17 डिग्री सेंटीग्रेड में वो हैं और उस हालत में भी जिंदगी किस तरह से चलती है उस पर हम अलग से बात करेंगे। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि क्या कुछ है, ये उर्दू जबान के साथ क्या कुछ होना शुरू हुआ है? बीजेपी का जो अपना एजेंडा होता है उस पर किस तरह से वहां काम किया जा रहा है, नीचे की सतह पर क्या कुछ है? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका निकाला कि इस पे बहस की जाए उर्दू पे। देखिए, जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया कि 5 अगस्त 2019 से पहले ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंग्वेज रही है। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि 1899 में महाराजा प्रताप सिंह ने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जम्मू कश्मीर में डोगरा हुकूमत के दौर में। तब से लेकर आज तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है, रेवेन्यू यानी महकमा माल की ये ज़ुबान रही है, लॉ की ये कानूनी ज़ुबान ये रही है। और फिर 1940 में ख्वाजा गुलाम सैदीन की सिफारिश पर महाराजा हरी सिंह ने इसको तालीम की ज़ुबान बनाई और तब से लेकर के ये अब तक हमारे इस सोसाइटी का, हमारे इस कल्चर का और हमारे इस रियासत, साबिका रियासत और मौजूदा लद्दाख में राबिते की ज़ुबान रही है उर्दू। मगर बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से एक मखसूस नज़रिए को यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है और हुक्मरान जमात जो है और उसके ज़ेर मातहत काम कर रहे बहुत यूनियन टेरिटरी के ऑफिशियल्स जो है वक्फे धीरे धीरे से उर्दू ज़ुबान पर एक सिस्टमेटिक अटैक जारी रखे हुए हैं। हमने गुज़श्ता साल देखा
कि हमारे यहाँ जो टैबलेट्स बच्चों के को इशू किए गए थे सरकारी स्कूलों के अंदर, तो उन टैबलेट्स में उन्होंने इन बिल्ड क्लासेस वगैरह उन बच्चों को वो अपलोड करके डाउनलोड करके दे दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट गायब था और वो उर्दू। आपको मालूम है काज़मी साहब कि हमारे इस पूरे खित्ते के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद किसी न किसी तरीके से जो है वो या कभी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आता है, कभी हमारे यहाँ जो हमारी लैंड सिक्योरिटी का क्राइसिस सामने आता है, कभी हमारे सामने जो है वो हमारे स्टेटहुड का इशू आ जाता है। और सरकार ने हमसे ये प्रॉमिस भी किया था कि आपसे बात करेंगे, आप लोगों को, लद्दाख के लोगों को ऑन बोर्ड लेकर कोई भी फैसला लिया जाएगा, ऑन बोर्ड लेकर लिया जाएगा। मगर बदकिस्मती से अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई, जिस पर लोगों के अंदर बहुत तशवीश है। अब मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है उर्दू के बहाने उस यूनिटी को भी तोड़ने की कोशिश में लगी है। हमारे जो ऑनरेबल एमपी साहब हैं, एमपी लद्दाख, उनका स्टेटमेंट आया फौरन बाद जब ये नायब तहसीलदार और पटवारी के पोस्ट्स के लिए अभी हाल ही में 7 जनवरी को जो यहाँ पे ऑर्डर इशू किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें कहा कि पटवारी और नायब तहसीलदार की पोस्ट्स के लिए पहले ये होता था कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते थे तो उर्दू नोइंग होना जरूरी था। ये जरूरी नहीं था कि उर्दू में वो ग्रेजुएट हो, उर्दू में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन उर्दू नोइंग होना, उर्दू का जानकार होना ये लाजमी हुआ करता था। अब उसमें से उर्दू नोइंग को इन्होंने हटा दिया। हटाने के फौरन बाद एमपी साहब कहते हैं कि लद्दाख को उर्दू से आज़ाद करना है। तो लद्दाख को उर्दू से आज़ाद करने का ये जो नारा है, ये एमपी साहब और उनके बुजुर्गों का, एमपी साहब की जमात के बुजुर्गों का ये नारा रहा है। और किसी तरीके से इसको, इस लिंग्विस्टिक आइडेंटिफिकेशन को रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन में बदल करके इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वरना लद्दाख में यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बौद्ध व तकरीबन 70-80% जो आबादी है यहाँ उर्दू लिखना पढ़ना जानती है, जानते हैं। और अच्छे अच्छे लोग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी यहाँ गुजरे हैं, जिन्होंने सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है। अभी इन्होंने उलझाने वाली चीज यही की है कि जो ऑर्डर में कहा गया है कि जो 75% लोग होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा और बाकी जो 25% है उन खाली असामियों को पुर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो लोग उर्दू नोइंग हो करके ऑलरेडी वो लोग जॉब कर रहे हैं, 75% लोग, वो तो अंग्रेजी नहीं जानते या वो हिंदी नहीं जानते, वो कोई और लैंग्वेज नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको पूरा का पूरा आप 150 साल तारीख को जो है तब्दील करना पड़ेगा आपको हिंदी या अंग्रेजी में। उसके लिए भी आपको उर्दू नोइंग होना लाजमी है, क्योंकि जिसे उर्दू आएगी वही तो इसको ट्रांसफर कर सकता है चीजों को। और अगर उसके लिए भी खाली असामियां पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं है और आप ये कहते हैं कि मौजूदा जो लोग हैं उनको ही ये सारी चीजें तब्दील करनी पड़ेंगी, तो वो फितरी तो अकली तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग रिक्रूट हुए हैं ऑलरेडी उन असामियों में वो अभी नौकरी अंजाम दे रहे हैं, वो भी उर्दू नोइंग हो करके वो वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और हुकूमत सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे को सेटिस्फाई करने में लगी हुई है। अवाम के, लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, इसमें उर्दू नोइंग लोगों में से, चूंकि देखिए ये मजबूरी है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग जबान के जरिए लोगों की पहचान अलग से करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इस हद तक कह दिया था कि लिबास से लोग पहचाने जाते हैं। तो ये अब जो उर्दू वाले लोग हैं, क्या उन्होंने कोई सरकारी सतह पर कोई ऐतराज, कोई प्रोटेस्ट, कोई लेटर, कोई चीज कुछ की है? क्या कुछ है वहां से कोई किया जा रहा है? काज़मी साहब, जब से ये चीजें हुई हैं तो उस तब से लेकर आज तक जितने भी यहाँ उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जितनी भी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बजरिए खुतूत
प्रेस रिलीज के जरिए, अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये सिलसिला, माफ कीजिएगा, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस एहतजाज पे अब सरकार का क्या रुख होगा, क्या नहीं होगा, ये अपनी जगह, लेकिन ये बात तयशुदा है कि लद्दाख के लोगों को, ये लद्दाख की अक्सरियत को ये डिसीजन नाकाबिल कबूल है, पसंदीदा नहीं है। ये उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया है। अच्छा, ये जो अभी जो जो लेह वाले लोग हैं, आमतौर पर वो बुद्धिस्ट हैं, मेजॉरिटी उनकी बौद्ध मजहब से मुताल्लिक है। वो अब पिछले कुछ महीने में स्टेटहुड की डिमांड के लिए करगिल के लोगों के साथ एक साथ आए थे। उससे पहले उन्होंने एक तरह से उनका बीजेपी के नजरिए के साथ जो तालमेल की बात थी और जो जश्न था वो सब खत्म हो चुका था। अब क्या कुछ है उस पर थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि काफी इत्तेहाद नजर आ रहा था। मीटिंग हुई थी करगिल में और लेह में, दोनों तरफ की जो ऑटोनोमस बॉडीज वगैरह हैं उनकी मुलाकातें हुई थी। जो एक नई बॉडीज भी बनाई गई थी वहां पर अवामी सतह पर, उनकी मुलाकातें बहुत अच्छी हुई थी। उसमें क्या कुछ है, उसमें कोई पेशरफ कुछ है? उसके बाद ये सिलसिला हुआ, क्या कुछ है, थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि साजिश को समझना बहुत जरूरी है। देखिए काज़मी साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जब से गुज़श्ता साल से, जब से लेह और करगिल के लीडर्स ने एक मंच पे, एक स्टेज पे आके इन्होंने 4 नुकाती प्रोग्राम फ्रेम किया लद्दाख के मुस्तकबिल को लेकर। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ जो हमारी फ़िरक़ावारियत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान होता है, इसलिए दोनों इलाकों में एक-एक नशस्त की मांग करना लाज़मी है। उन्होंने करगिल के लिए अलग से मेंबर पार्लियामेंट की सीट मांगी, लेह के लिए अलग से एक एडिशनल सीट का उन्होंने डिमांड की और राज्यसभा में भी नुमाइंदगी मांगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट स्टेटहुड की भी डिमांड की। और ये स्टेटहुड की डिमांड जो है यहाँ के लोगों का के अंदर जो है लोगों की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाने की गरज से ये डिमांड सामने रखी। और इससे बीजेपी अभी तक तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, वो इससे बाहर नहीं आ पा रही है। उनको ये सदमा हुआ है कि ये कैसे एक हो सकते हैं, ये किस तरह एक हो सकते हैं। तब से लेकर आज तक हुकूमत और हुकूमत के जो जितने भी हामी लोग हैं, हामी जमात के लोग हैं लद्दाख के अंदर, वो फॉल्ट लाइंस को ढूंढने में लगे हुए हैं कि किस तरह इनको तोड़ा जाए। और उन नाजुक लाइंस को वो कुरेदते हैं या उसको टच करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी कोशिशें की हैं इस तरह की। मान लीजिए आप देखें कि इस वक्त हमारे यहाँ ये जो उर्दू का इशू है, इस इशू को इतना पॉलिटिकल इशू बनाया गया कि अब इसको एक रिलीजियस रंग देने की कोशिश की जा रही है और बाज़ाब्ता एक सिस्टमेटिक अंदाज में जी, वो लद्दाख के लिए वो अलग जबान को, वो अपनी लोकल जबान की बात भी कुछ कहने की बात थी, ऐसा भी कुछ था सामने। उसको थोड़ा बताइए। एक चीज ये है कि लद्दाख में कोई एक जुबान नहीं बोली जाती है। लद्दाख में 4-5 अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं और बहुत सारे लोग अपने एक दूसरे की जुबान नहीं समझते। खासकर अगर आप देखें हमारी जो आर्यन वैली में दर्द जुबान बोली जाती है, दर्दी जुबान है। वो दर्दी जुबान जो है वो आपको करगिल में अक्सरियत नहीं समझती है। करगिल की जुबान जो है वो द्रास में कम समझी जाती है और लेह में जो बोली जाने वाली जुबान है वो तो द्रास में समझी, उसको कोई मतलब समझता ही नहीं है सिरे से। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम कौमों के अंदर, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेजेस है, उन तमाम नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर हम जिस जुबान का इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू है। और उर्दू जो है राबिते की जुबान है, मीडियम एक है हमारे लैंग्वेजेस के अंदर। आपको मालूम होगा अगर हमारे एमपी साहब जो लद्दाख को उर्दू से आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, वो भी अपनी बात पार्लियामेंट में जो है वो उर्दू के ही सहारे पहुंचाते हैं और वो उर्दू को अब एलियन बता रहे हैं। अगर कल को वो अपनी जुबान में, लद्दाखी जुबान में पार्लियामेंट में अगर बात कहेंगे तो जो वहां बैठे हुए लोग हैं उनके लिए उनकी जुबान एलियन होगी, क्योंकि कोई लद्दाखी समझने वाला नहीं होगा। तो ये जो है उर्दू है हमारी इस पूरे हिंदुस्तान की
गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा रहा है। हमारे करोड़ों लोग इस देश के अंदर उर्दू बोलते हैं। हमारी हिंदी फिल्मों को नाम तो दिया जाता है हिंदी, लेकिन वो उर्दू उर्दू उसमें ज्यादा होती है। और जो हालांकि वो हिंदी भी हमारी अपनी जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है। तो ये जो बैठे बैठे उर्दू और हिंदी से दूरी और अंग्रेजी से प्यार, ये कुछ समझ से बाहर है ये चीजें। और ये जो रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है लैंग्वेज का, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। लद्दाख में जो अभी असल इश्यूज हैं उसकी तरफ हम में से कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और वो अक्सरियत की बात करता हूँ, उसमें जो खासकर जो जिम्मेदार लोग हैं। और इसमें हमारे जो गुज़श्ता रोज यहाँ के कांग्रेस के काउंसलर हैं, 2 काउंसलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही और जिसको मैं आपके द्वारा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये तो बात की जा रही है कि लैंग्वेज हट गई, सब कुछ मिल गया, ये कोई नहीं बता रहा है कि जॉब्स कितनी मिलने वाली है। क्योंकि इस वक्त जो अहम मसला है उससे तवज्जो हटाई जा रही है, लोगों को उलझाया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे, मतलब अभी आप देखें यहाँ करगिल में अय्याम फातिमिया के जुलूस वगैरह होते हैं, तो उसमें पूरी तरीके से सेक्शन 144 लगा के पूरा एरिया जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस छावनी में। लेकिन उसके बरखिलाफ लेह में इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैंडल मार्च कराने की इजाजत दी और खुल के वहां जो है 20-30 लोगों ने जो है वो कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। तो ये एक है, एक डिस्क्रिमिनेटरी। 20-30 लोग बताया आपने? जी जी जी, हाँ 20-30 लोग तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे उन फुटेजेस को, वहां 50-100 से कम नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन एक तरफ आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेरेमनी को, रिलीजियस प्रोसेशन को आप बंद कर रहे हैं, कतगन आयद कर रहे हैं उस पर, और ये बता रहे हैं कि आपको कोविड आएगा, आपको एसओपीज को फॉलो करना है। लेकिन यही एसओपीज जब बीजेपी की बारी आती है तो सारी एसओपीज जो है वो हवा हो जाती हैं, उनका कोई वो नहीं रहता है। और हमको ये इंडिकेशन देने की कोशिश की जाती है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, आपकी इस यूटी के अंदर कोई हैसियत नहीं है, ये बताने की कोशिश की जाती है हमें इस तरह की हरकतों से। आपको मालूम होगा 2 साल कबल यहाँ 26 जनवरी को एक टेब्ल्यू जो है वो दिल्ली में उसका वहां पे लद्दाख के टेब्ल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार निकाला गया। और उसमें जो करगिल की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है उसको सिरे से नजरअंदाज किया गया। और इसमें मैं नहीं किसी को दोष देता कि हमारे यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। मेरा पूरा इल्जाम जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस तरह के इकदाम उठाती हैं जिससे एक सोसाइटी को ये इंडिया देती है कि आप जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं, और दूसरे कम्युनिटी को ये बताती है कि आप हमारे भाई हैं। कल ये चीज उल्टा भी वो कर सकते हैं, जब उनका मुफाद निकल जाए, जब उनका इंटरेस्ट सर्व हो जाए तो वो हमें गले लगा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, हम इसको खूब समझ रहे हैं, हम इस चीज को जान रहे हैं। और हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है हमारे लेह के भाइयों से कि वो भी इन चीजों को समझे। दरअसल ये एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं। देखिए, कोई भी समझदार हुकूमत, खास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, सीमावर्ती इलाके, उसको ज्यादा इंटैक्ट और मुल्क के साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने की कोशिश करती है कोई भी समझदार हुकूमत। करगिल की तारीख है कि जब वो करगिल जंग हुई तो करगिल के लोगों ने फौजियों को कितनी मदद की, वो पूरे मुल्क के सामने है। हालांकि इसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं जब विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे हालात में करगिल के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन महसूस कराना, ये कहां की समझदारी है? आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप इसको किस तरह से महसूस करते हैं? इसका समाज पे क्या असर होगा? देखिए, बेसिकली ये है कि करगिल के लोग इस देश के लिए हमेशा शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे हैं। 99 एक एग्जाम्पल है जिसे पूरे देश ने देखा है, लेकिन 65 की कुर्बानियों को किसी ने नहीं देखा है, 71 की कुर्बानियों को किसी ने नहीं देखा है। 47 में जब जोजिला क्रॉस करा के
फौज जो है वो हमारे लोकल लोगों की मदद से लद्दाख में दाखिल हुई, उस चीज को किसी ने देखा नहीं है। और यही जो प्रॉब्लम है कि सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन न होना हमारे लिए बाइस से तकलीफ है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो दीवार पे धकेलने की सियासत है, दीवार पे दे मारने की सियासत है लोगों को, ये इससे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट डिफिसिट पैदा होगा, लोगों के अंदर जो है वो एतमाद का फुकदान होगा। मेरी तो गुजारिश ये है कि जो भारत का जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सही मानों में इस्तेमाल लद्दाख में होना चाहिए। लद्दाख कोई पुलिस स्टेट नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों पे लोगों को धमकाएं, फायर्स लगा दें। लद्दाख कोई मिलिट्री स्टेट भी नहीं है। लद्दाख हिंदुस्तान का, जिस तरह दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरह हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी अप्लाई होता है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को बात कहने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, अपने मजहबी रसूमात मनाने की आज़ादी, ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ के कल्चर पे अटैक, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, ये जो छोटी छोटी सियासी चीज़ें हैं, खासकर इन बॉर्डर एरियाज में, जैसे कि जहाँ इंटेक्ट लोगों को रखा जाना चाहिए, ये हार्मफुल है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये जो हमारी गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी इमेच्योरिटी का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। आज के रोज अगर आप देखेंगे, लेह में भी जाएं, किसी से भी पूछें, किसी को भी कहें, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि इस यूनियन टेरिटरी के आप सेटअप से खुश हैं, तो अक्सरियत आपको ये कहने वाले मिलेंगे कि नहीं भाई, हम तो बड़े परेशान हैं। क्योंकि लोगों ने जिस आरज़ू को लेकर, हालांकि चलिए हम तो मुखालिफ थे यूनियन टेरिटरी की, लेकिन जो लोग मुआफिक, जो हामी थे, उन्होंने भी जो यूनियन टेरिटरी मांगी, वो इसलिए नहीं मांगी कि कल आकर के जो है वो उनको उनके सारे वो हुकूक, वो सारे वो सेफगार्ड्स सल्ब हो जाएं। उन्होंने भी ये सोच करके मांगा था कि हम जिस जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उससे बेहतर हमको यूनियन टेरिटरी में वो ऑप्शन मिले। सिर्फ पैसे की बुनियाद पर तो सब कुछ नहीं तोला जा सकता, पैसे की बुनियाद पर तो सब कुछ नहीं देखा जा सकता। तो खुशहाली, आवाम को जहनी आज़ादी, आवाम के अंदर जो है वो एतमाद का बढ़ना, तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर चीज़ साबित हो सकती है। और मुझे लगता है, जिस तरह हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी को हम दूर करेंगे। अब तो लोगों को दिल्ली से भी दूर किया जा रहा है, दिल से भी दूर किया जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने बहुत ही वो बात जो महसूस करने वाली है। देखिए, इंसान का दिल हर एक के पास होना चाहिए, और ऊपर वाले ने तो सबके पास इंसान का दिल पैदा किया है, लेकिन ये नफरत का जो बीज है वो अच्छे अच्छे जरखेज जमीन को भी खराब कर देता है। तो ये बहरहाल करगिल के लोगों की जो कुर्बानियां हैं, उन्हें याद रखने की जरूरत है। उनके साथ बार बार छेड़छाड़ करके, साजिशें करके कुछ क्या मिल जाएगा, क्या वहां पर कोई और जाकर के बस जाएगा, ये कम अकली की बात है। मैं समझता हूँ, बहुत ही मैंने ऐसी बात कही है, लेकिन ये नासमझी की बात है कि वहां के जो मकामी लोग हैं, जो आपके मुहाफिज हैं एक तरह से, उनको नाराज करके रखा जाए। आपने जबान की बात कही, आपने ये भी बताया कि वो मजहब की बुनियाद उसकी बनाई जा रही है, उसको, जबान को मजहब से जोड़ करके देखने की कोशिश की जा रही है। ले और करगिल के लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो स्टेट की डिमांड के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। आखिर साजिशों का नतीजा क्या होगा? हुकूमत आज है, कल नहीं होगी, तब्दीलियां आती रहती हैं। डेमोक्रेसी बहरहाल है, जब तक इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूदा, तब तक डेमोक्रेसी भी बाकी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि यह मुल्क इतना कमजोर है कि कुछ लोगों की साजिशों में आकर के सब कुछ तबाह हो जाए। हालात बेहतर होंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी कोशिश रहती है कि हर इलाके, हर तरफ की खैर खबर रखी जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि हमारे मुल्क के किस कोने में, किस हिस्से में क्या हालचाल है और लोगों के एहसासात क्या हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।